हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 1 साल से ऊपर का समय पूरा कर चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार का 1 साल का कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन बातों को आगे बढ़ाया है देश हित में और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, और उसके अलावा आने वाला देश के अंदर जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, उसको लेकर हमारी पार्टी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है, इन विषयों पे हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ 2022 दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश के लोगों ने बनाया, और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया, और जब हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीज़ों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है, और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक़्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि खजाना खाली था और कर्जों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियां बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े अपने आप, खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना है। उसके बाद अगला चैलेंज था हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी आपदा। बरसात में लगातार जिस प्रकार की बरसात रही और नुकसान पे नुकसान होते रहे, जिसमें तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नुकसान सरकारी संपत्तियों का हुआ, सड़कों का, ब्रिजेस का, बिजली की स्कीमों का, सिंचाई की स्कीमों का, और लोगों ने जान माल की भी क्षति, 400 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 4,000 के करीब लोगों ने अपने घर खोए, 13,000 के करीब लोगों ने पार्शली अपने घर को जो है डैमेज हुए। बहुत बड़ा नुकसान था हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। वो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा को फेस किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हमने और आपने। वो अपने आप में एक बहुत बुरा वक्त था। अब समय आगे हम ये प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बने। उन दौरान जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे और लोगों की सेवा की। जहां जरूरत थी मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति तक खुद पहुंचे, उनकी सरकार और उनके अधिकारी पहुंचे, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने देश के अंदर से और देश के बाहर बहुत सारी संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि आपने उस दौरान जो काम किया है, लोगों की जो सेवा की है, उसके लिए हमें बहुत सारी संस्थाएं, आप रिजर्व बैंक की बात करें, नीति आयोग की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए कि जो नुकसान था, जिसका पूरा आकलन करने के बाद पूरी रिपोर्ट हमारी सरकार ने भारत सरकार को सौंपी, जो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान को हमने पूरी रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई भारत सरकार से हमको मदद मिलनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में हम भी भारतवर्ष का राज्य है हिमाचल प्रदेश, हम भी उसका अंग है, हमारे भी अधिकार है। अगर हम पे आपदा आई, प्रदेश के लोगों पे आपदा आई, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपनी भारत सरकार से इस उम्मीद के लिए है कि वहाँ से हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए। पहले हमारी लड़ाई थी उस दौरान कि हमको जो है आप जो है इसको एक स्पेशल पैकेज के तौर पे कुछ मिलना चाहिए था, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकते उस वक्त। ड्यूरिंग जो ये 2 महीने चला आपदा का समय, उन सड़कों को बहाल करना, बिजली की और पानी की स्कीमों को बहाल करना या लोगों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की अपनी, उसमें और भी यह चैलेंज बहुत बड़ा था। और हम सब ये उम्मीद करते कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका विशेष नाता की वो जिक्र करते हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हमको भी पूरी उम्मीद थी, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के लोगों का पूरा मदद करेंगे। पर अभी तक ऐसी कोई बात, उस 10,000 करोड़ के एवज में कोई पैसा नहीं मिला। जो कुछ चीजें मिली, जो पैसा मिला, वो एक आप समझते हैं आपदा के दौरान हर राज्य का एक शेयर बना होता है कि
कि जब कभी ऐसा समय आता है तो आपदा के लिए वो निश्चित तौर पे बजटरी प्रोविजन जो है किया होता है। वो पैसा हमको जरूर मिला, उसकी उस दौरान कुछ एडवांस पेमेंट्स भी मिली, कुछ पिछली भी थी 21-22 की, वो भी कुछ रिलीज हुई, वो स्वाभाविक तौर पे उस बजट से आपको पैसा मिला। लेकिन उस दौरान जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ, सड़कें खुल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा मनाली में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में संभाला, वो आप सब लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में बहुत सराहनीय थी। आप लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल रहा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया के लोगों ने जो काम किया, मैं उस बात की भी बड़ी सराहना करता हूँ। सवाल ये था कि सेशन की मांग की विपक्ष के नेता कि भाई इस बात पे एक सदन होना चाहिए, असेंबली का सेशन होना चाहिए स्पेशल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले लोगों की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेशन हमने बुलाया। उस सेशन के अंदर जो है सारी बातें रखी गई और सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रस्ताव लाया गया कि हम चाहते हैं कि हमारे को जो है आप आपदा राज्य घोषित करें, नेशनल डिजास्टर के तौर पे तो राज्यों का जो है डिजास्टर घोषित करें और स्पेशल पैकेज हमको जरूरत है। इस बात का प्रस्ताव विधानसभा में लाया है और दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए जो विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते हैं विपक्ष के लोग, भाजपा के नेता, जब 75 लाख लोगों पे जो है संकट था हिमाचल प्रदेश में और हमको बड़ी जरूरत थी, तो उस वक्त भाजपा के विपक्ष के लोग, नेता उस प्रस्ताव के साथ खड़े नहीं थे। जिस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि हम विधानसभा के थ्रू ये प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको जो है इस वक्त विशेष पैकेज मिलना चाहिए भारत सरकार से। होना चाहिए था कि वो ध्वनि मत से, एक मत से पास होना चाहिए था और उसमें जो है क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं था, वो केवल मात्र अपने लोगों को राहत दिलाने के लिए था और आपदा के लिए राहत मांगने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, मैं भी पूछता हूँ आज, कि उस प्रस्ताव के क्या आप फेवर में थे, क्या आपने उस प्रस्ताव का समर्थन किया या नहीं किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब जरूरत थी तो आप राजनीतिक दृष्टि से उसको देखते रहे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में थे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि उस दौरान वो इस बात को जोर से उठाते अपने प्रधानमंत्री जी से देश के बारे में और दिल्ली में पार्लियामेंट में कि हिमाचल प्रदेश आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है, हमारी मदद होनी चाहिए। ये प्रश्न एक बहुत बड़ा था और ये प्रदेश की जनता अभी आने वाले चुनाव में जरूर पूछे। सभी जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या आप प्रदेश के लोगों द्वारा चुने हुए नहीं है? या आपको बताना पड़ेगा आज ये प्रदेश की जनता को कि उस वक्त आपका क्या रोल रहा, कब आपने ये बात प्रधानमंत्री जी से उठाई, कब ये पार्लियामेंट में उठाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में हम भी बार बार ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि प्रदेश की जनता खुद पूछे कि जब हम बुरे वक्त में थे तो आपका क्या रोल रहा? आप दिल्ली में सत्ता में थे तो क्या मदद आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिलाई? ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि विधानसभा में आपका क्या रोल रहा, दूसरा प्रश्न था जो लोग दिल्ली में हैं उनका क्या रोल रहा और उन्होंने क्या क्या उस दौरान किस तरह से मदद करने का प्रयास किया। अब हमारी बात आज भी है कि माननीय नड्डा जी का हमेशा हम स्वागत करते हैं कि वो प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं सब लोग कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के एस्टिमेट सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप बताएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता करें। अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री से और भारत सरकार से करना चाहिए। दूसरी बात, देश हमारे मुख्यमंत्री कम से कम 3 बार इस विषय को लेके
माननीय प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर से 2-3 बार मिले कि हमारा जो अधिकार भी बनता है, हमने पूरी फॉर्मेलिटीज भी कर दी है। तो इस बात को मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। नुकसान के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इस काम में प्रदेश के लोगों की मदद करें। उसके बावजूद जो कुछ हुआ, हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। अपने आप 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया अपने रिसोर्सेज स्टेट, और उसको लेके आगे बढ़े। जिस प्रकार से राहत मैनुअल में चेंजेस हुए वो अपने आप में इतिहास है। वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना है जिन्होंने जो है पूरे मैनुअल को चेंज करके 1 लाख की जगह 7 लाख रुपया लोगों को आज मिला। और उस कड़ी में बहुत सारी चेंजेस हुई मैनुअल में। लोगों ने अपने मवेशी है, गाय है, कोई और है, हर चीज़ को बढ़ाया। चाहे उसमें उनका घर था, चाहे उनके बगीचे के लॉसेस थे, जमीन के लॉसेस थे। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने खुद मैक्सिमम जिलों में जाके लोगों को जो है राहत बांटी है, वो अपने आप एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको हमने बेखूबी किया है। ये हमारे टाइम की बातें हैं कि इन चीज़ों के बावजूद हमने जो बड़ी बातें कही, जिसमें बार बार विपक्ष के नेता इस बात को लेके एक राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटीज हैं उसको लेके मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है जब वो सत्ता में आती है, उससे पहले चुनाव में जो भी हमारा मैनिफेस्टो था, या आप कहिए कि जो हमारी गारंटीज के तौर पे हमने बात रखी प्रदेश की जनता के सामने, स्वाभाविक तौर पे वो सारी बातें हम इस तरह रखते हैं कि प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और 5 साल के लिए आपकी सेवा करने का मौका हमारी कांग्रेस की सरकार को मिला। स्वाभाविक तौर पे वो प्रोमिसेस 5 साल के लिए होते हैं कि हम किस प्रकार फेस्ड मैनर में कौन सी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जो हमने वादे किए। हमने वादा किया था कि पहली गारंटी ओपीएस के तौर पे पूरी करेंगे, वो हमने कर दी। उसमें आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 10 बार उसको कवर किया है। 1,36,000 लोगों को उसका फायदा मिल रहा है और तकरीबन 500 से ऊपर लोगों को पेंशन मिलनी शुरू होगी। किस प्रकार 3700 वाले न्यू पेंशन स्कीम में अगर 3700 मिलता था तो आज 40,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। तो अपने आप में हमारी जो पहली कमिटमेंट और पहला जो प्रॉमिस था हमने पूरा किया। उसके बाद जिस प्रकार से हमने स्टार्टअप शुरू किया हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमने प्रॉमिस किया था कि 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना हमारी गारंटी के तौर पर थी, उस पर काम हुआ। और उसमें जो एक इलेक्ट्रिक वाहन लेने की जो हमने बेरोजगार युवा साथियों के लिए इस योजना को एक अपने आप में देखिए कि जहाँ पर एक पोल्यूशन से प्रदेश को बचाएंगे, ग्रीन स्टेट की तरफ जाएंगे, साथ ही इसको रोजगार से जोड़ के बहुत अच्छी योजना शुरू की कि जो बच्चे बेरोजगार है उनको इस गाड़ियों को खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी देंगे और बैंकों से टाई अप भी कराएंगे। और उसके बाद वो गाड़ियाँ सरकार के महकमों के साथ टाई अप करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 40-50,000 रुपया वो बच्चा महीने का कमा सके। तो ये सेल्फ रोजगार है जिसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है इसको उन बच्चों को मदद करेगी। तो ये अपने आप में एक मैं समझता हूँ, मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी भी राज्य में इस तरह की कोई योजना आपको मिलेगी कि जिसमें रोजगार भी मिलेगा और हम ग्रीन स्टेट की तरफ भी जाएंगे। और सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी आज तक कहीं नहीं मिली। अगर आपकी गाड़ी सोलर अपनी इलेक्ट्रिक कार 14 लाख की आती है या 20 लाख की आती है तो उसमें से 7 लाख या 10 लाख रुपया जो सब्सिडी है 50% वो सरकार देगी। तो ये अपने आप में ये मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी राज्य में इस तरह का अनुदान मिला हो किसी योजना में। उसी में अगली कड़ी में सोलर ऊर्जा का, जो छोटे छोटे सोलर ऊर्जा के जिनके पास ज़मीनें हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत बात जिक्र किया कि लोग आके अपना रोजगार खड़ा करें, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसमें सोलर पैनल्स लगा के हम पूरी मदद फाइनेंस भी कराएंगे, 50% सब्सिडी भी देंगे और बिजली भी खरीदेंगे। उस प्रकार से आप अपना किस प्रकार उस ज़मीन में रोजगार कमा सकते हैं। तो ये इस तरह के बड़े फैसले हमारे 1 साल के कार्यकाल में हुए। व्यवस्था परिवर्तन वाली जो सरकार थी उसमें अपने आप एक बड़ी व्यवस्था है कि अगर लोगों का आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले जो रेवेन्यू से जुड़े होते हैं, जिसमें डिमार्केशंस, जिसमें पार्टीशन करना एक दूसरे का, या जिसमें इंतकाल का जो काम है, ये वर्षों तक चलते रहते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एक समझा कि इसको एक व्यवस्था के साथ जोड़ना है, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है उसको बदलाव कैसे करना है। तो ये हमने जिस प्रकार से रेवेन्यू अदालत का आयोजन किया और आज तक पिछले कल तक 65,000 लोगों को इसका सीधे तौर पे फायदा मिला, जिसमें मैक्सिमम इंतकाल लोगों के हुए जो वर्षों से चक्कर काट रहे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के,
वो बड़ी तेजी के साथ अदालत के जरिए लोगों को इसका पूरे तौर पर फायदा मिला। और उसके अलावा जो डिवीजन के केसेस थे वो हुए हैं 3000 से ऊपर, और आगे भी ये चलता रहेगा। ये वो कार्य हैं जिससे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, या गवर्नेंस की तरफ जो हमारी सरकार बात करती है कि लोगों को ये काम होने चाहिए बिना डिले के। वर्षों तक चलते थे ये रेवेन्यू के केसेस, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी। तो अपने आप में ऐसे फैसले करके हमने इस बात को समझा है कि जो पिछली सरकारों ने जो कामों को आगे नहीं बढ़ाया या बिना विजन के 5 साल काट दिए, डबल इंजन की जो सरकार थी केवल लोगों को डबल इंजन दिखाती रही, और मॉडल उनका केवल लोन लेके कर्जा लेके प्रदेश को चलाने का पिछली सरकार का मॉडल था। या उनके पास कोई फैक्ट्स है तो आज भी बता सकते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में भारत सरकार से कब कब किस तुमको स्पेशल पैकेज मिला, तो बता दे। केवल मात्र कर्जों का बोझ पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों पे चढ़ाया। अब हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। ये एक करेज की बात है कि सबसे पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की है कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करें। जो दलदल में हम फंसे हैं कर्जों के, हर व्यक्ति 1,02,000 के कर्जे में है आज, उसको कैसे बाहर निकालना, ये बड़ी जरूरत है कि आज हम सोचेंगे तो अगले 4-5 वर्षों में हम इस अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, तभी विकास की गति जो है वो पकड़ सकती है। तो उसके लिए बड़े फैसले किए गए। शराब के ठेकों की नीलामी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था, जिससे 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू सरकार को एक साल में मिला। हम पूछते हैं पिछली सरकारें क्यों नहीं कर सकी। उसके बाद अगर वाटर सेस के लिए हमने बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया, जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसमें हमारे अधिकार होने चाहिए, उसको लेके एक बड़ा फैसला किया। उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियां लिखी, वो आप लोगों के सामने। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को। और भी बहुत सारे जो फजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये ग्रीन राज्यों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे बड़े फैसले होने वाले। 1 साल के अंदर एक नई दिशा एजुकेशन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इसके आगे बढ़ के फैसला लिया कि हम जो है सभी स्कूलों में अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये ऐसे फैसले जिसमें से गारंटीज में से हमने 3 फैसलों पे ऑलरेडी काम किया है और गारंटीज पे सब कमेटीज काम कर रही है ग्राउंड पे। उसको कैसे आगे बढ़ना, आने वाले अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा, उसके अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा। तो ये 4 साल का लक्ष्य है कि हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम करें। जो प्रोमिसेस नहीं किए उस पर भी काम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुख्यमंत्री जी ने आने वाले बजट के लिए एक और इंडिकेशन कि ऐसे परिवार जहां पर जेंट्स की डेथ हो जाती है और वहां विडो रह जाती है और उसके बच्चे रह जाते हैं, ऐसे 1 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो विडो के बच्चे होंगे, उनको सरकार पूरा पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार देगी। क्योंकि तो उन परिस्थितियों में उस परिवार में जब उसमें कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है तो उस माँ के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि अपने बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, एक दुख के साथ। तो इस पे एक बड़ा फैसला लेने वाली हमारी सरकार कि हम ऐसे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश में होंगे, ऐसी फैमिली, उनको हिमाचल सरकार जो है उनकी पढ़ाई का खर्चा जहाँ तक उन्हें पढ़ना होगा पूरी तरह से फ्री करेंगे और उनकी मदद करेंगे। और बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ, सुखाश्रय पे काम हुआ, वहाँ लोगों को बेनिफिट मिलने शुरू हुए। कहने का मतलब 1 साल का जो कार्यकाल था, किसानों बागवानों की बात करें, पहली बात ये बड़े समय से जिस प्रकार का समर्थन मूल्य में सीधे 1.5 रुपये किलो बढ़ाया गया, चाहे वो सेबों की बात थी, किलो की बात थी, मैंगो की, सब में वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। या किलो के हिसाब से सेब बेचने की जो बात हमारे बागवान कई वर्षों से करते थे, हमारी सरकार ने उसको करके दिखाया। अगली कड़ी में उसमें लोगों की डिमांड है कि वो यूनिवर्सल पैकेज होनी चाहिए, उस पर काम हो रहा है। तो बड़े फैसले हमने किए। ये अपने आप में बड़ा फैसला था कि जो है एक्सपोर्ट प्राइस इतना मिला। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट का भी उद्घाटन हुआ है पराला मंडी में,
और कम से कम 8 से 10 CS स्टोर्स लग रहे हैं रिकॉर्ड टाइम में। एक तैयारी में है हर जगह पूरे क्षेत्रों में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से हम इस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें रोजगार भी खुलेगा और हमारा किसान और बागवान और मजबूत होगा जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उस पर पूरा फोकस हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी। वो मैं आपको बड़ी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो पाइपलाइन में है, कुछ बाहर निकल चुकी है। उसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार के जो अवसर है, ये तो मैंने कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में कि आप अपना रोजगार सरकार की सहायता से करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिसमें 20,000 के करीब हम जल्दी भर्तियाँ शुरू होने वाली है। चाहे वो IPH डिपार्टमेंट की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस महकमे में है, हेल्थ में है, तो ये बहुत बड़ा 20,000 के करीब मार्च तक जो है बच्चों को नए बेरोजगार साथियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकारी महकमों में भी है। तो ये हमारी सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल था, वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो बिगड़ी हुई थी पिछले काफी समय में, और कई जगह जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, या ये बात आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि आपकी अर्थव्यवस्था अगर खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना फैसलों से या पैसा जुटाना, ये बहुत सबसे बड़ी प्राथमिकता है अगर आप अच्छे फैसले और प्रदेश को विकास की गति देना चाहते। ये कार्य हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी किए। जहां तक सवाल है आने वाले चुनाव, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, देश के सामने है। हमारी पार्टी और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं और 16 तारीख को हमने मीटिंग भी रखी है यहाँ, और ऑलरेडी लोग जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी विधायक, सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़े प्रोग्राम के साथ कि हमारी सरकार गांव तक जाने का जो प्रोग्राम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 1 साल के अपने कार्यक्रमों और विषयों के साथ लेके जो है पूरे प्रदेश के अंदर गांव तक जा रही है। ये इसका कुछ जगह शुरू हो गया, कहीं ये 16 से शुरू होना है, कहीं 21 से शुरू होना है, और इसमें सभी लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ ये बात शेयर करेंगे कि हमने 1 साल में सरकार ने कौन से बड़े वादे किए, कौन से बड़े काम किए, कौन सी दिशा दिखाई। इन चीज़ों को लेके लोगों के बीच जाएंगे। तो ये हमारा कुछ आज के साथ था। आप कुछ पूछना चाहें? चौहान साहब, सरकार द्वारा अधिकृत लैब है कृष्णा लैब। सॉरी, सरकार द्वारा अधिकृत कृष्णा लैब है, उसने टेस्ट करना बंद कर दिए क्योंकि जो सरकार की तरफ से देनदारियां लगभग 50 करोड़ थी, वो काफ़ी लंबे समय से लिए नहीं की गई। ये लैब कहाँ? IGMC पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अधिकृत है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो कुछ ऐसा होगा वो सरकार की नज़र में होता है, उस पर कार्रवाई भी होगी और उनसे पूछा भी जाएगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं। ये सारी बात आपने हमारे ध्यान में लाई है। शायद मुझे लगता है कि ऑलरेडी सरकार को इस बारे में जानकारी होगी, इस पर जानकारी लेके इसको आपको हम जरूर बताएंगे कि क्यों ये ऐसी परिस्थितियाँ बनी। साहब, कल बिजली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं। राज्य स्तरीय उनकी रैली है कल। उनकी डिमांड है, एक तो अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं वो, वहाँ पर MP है, दूसरे MP वहाँ पर लगाए जाए, और OPS की मांग वहाँ पर लगातार हो रही है। तो किस तरीके से? देखो, सवाल ये है कि वो आपके सामने है कि उनका बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कि केवल मात्र इसलिए नहीं बोलते कि आर्थिक स्थिति खराब है, कि केवल पॉलिटिकल नहीं है, कि केवल आप लोगों का, ये एक प्रदेश के लोगों को जानना जरूरी है कि स्वभाव वास्तविकता में हम कहाँ हैं। वो हम इसलिए कहते हैं कि उसमें सैलरीज को देने में देरी हुई है 3-4 दिन की, उस वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार और उनके बीच बातचीत होगी। मुझे लगता है कि 2 दिन के डिले के बाद उनकी सैलरी चली गई थी। अब उनके क्या मुद्दे हैं, अगली वो क्या बातें करेंगे, चलो उस विषय पे बात करेंगे। ये तो अभी बातचीत के लिए सारी चीज़ें खुली रहती है और इस पे आगे बात होगी उनसे भी, क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें उनकी सुनी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने भी ये बात को देखा है कि उनके नेता जब एड्रेस कर रहे थे कि आज बिजली बोर्ड की ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हो रही। ठीक है कि कुछ लोगों ने उसमें अपनी राय दी है, उनके मैं भाषण सुन रहा था, जो हम 3 सोप्स की वो बात कर रहे थे कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने की वजह से आज तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे परिवार है जिनका कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है, उसमें सर्विस नहीं दे रहे, कुछ फ्री बिजली मिल रही है। उस वजह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है। लेकिन
बात को लेके ये सरकार के जहन में भी है, मुख्यमंत्री जी के जहन में भी है, हर चीज को लेके आगे बढ़ना है, कदम उठाने की कैसे उसको ठीक करें। तो क्या बंद करेगी सब्सिडी सरकार? नहीं, हमारा नहीं, तो उनकी बात थी ना, हमने नहीं की ये बात। वो तो वहाँ जो भाषण कर रहे थे उनके नेता, वो ये बात कह रहे थे कि एक वो बड़ा कारण हो सकता है। चौहान जी, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो इंक्वायरी की है, जो उनका ये कहना है कि सरकार ने 300 यूनिट बिजली का वादा किया, मैंने फैसले में इलेक्शन किया, वो अभी 125 उसकी भी पेमेंट नहीं कर पा रही है बोर्ड को, तो 300 यूनिट कैसे देगी? अभी तो हम इसी बात पे है कि अभी 8 लाख परिवारों को तो बिल ही नहीं आ रहा। अभी तो 8 लाख परिवारों को 125 में भी बिल नहीं आ रहा। तो सवाल ये है कि ये बड़े बड़े ऐसे विषय है जिसमें केवल सरकार में बैठे लोगों को या और कोई सबको सोचने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले हैं जिसमें जो है सबको इसमें सोचने की जरूरत है। और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को जिक्र करते हैं कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। प्रदेश के लोगों को सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, सरकार क्या है और सरकार कहाँ है, खजाना कहाँ है, स्थितियाँ क्या है। कोई चीज अपने लोगों से नहीं छुपानी चाहिए, सबको इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और ये बड़े पक्के प्रयास है कि हम आज काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इस लक्ष्य के साथ कि पहले बार हम शुरू भी वहीं से करते हैं, एंड भी वहीं से करते हैं कि हमको फैसले लेने होंगे, अगले 4 साल तक अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, उस बात पे बड़ा फोकस है। अगर आज मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार बिजली के जितने प्रोजेक्ट हाईटेल के थे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसमें हमारे शेयर बढ़ना चाहिए। पिछली सरकार ने जिस प्रकार के जाते जाते जो इनके साथ MOU साइन किए वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको लेके बड़ा सीरियस स्ट्रोक किया, चाहे SJVN थे चाहे कोई थी, कि मैं जो है इनको वापिस लूंगा। अगर आपने जिस प्रकार की सरकार ने अपने पूरे इंटरेस्ट प्रदेश के लोगों के उनके सामने रख दिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं 12, 18, 30% फ्री पावर की, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि 30 साल में हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस आने चाहिए। और पिछली सरकार ने जिस प्रकार ऑर्गेनाइज किया इनको बिना फ्री पावर के कई वर्षों तक, और आप 100 साल तक अपने पास रख सकते हैं प्रोजेक्ट, तो अपने आप में वो गलत फैसले थे। उन गलत फैसलों को बदलना प्रदेश हित में बहुत जरूरी है और प्रदेश को आर्थिक स्थिति से खड़ा करना बहुत जरूरी है। इस काम को लेके हमारी प्राथमिकता और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री की बड़ी साफ है कि हम 4 साल में बड़े फैसले लेके प्रदेश के हित के जो इतने भी गलत फैसले हुए उसको बदलेंगे, तभी जाके ये प्रदेश आर्थिक स्थिति से पटरी पे आएगा। थैंक यू।